तो मैं इसी उद्देश्य से यहाँ आया था कि मैं अपने विभाग, जो कि वाणिज्य कर विभाग है, क्यों पीछे चल रहा है, कैसे 31 मार्च तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो बैठक में एक समीक्षा के माध्यम से कुछ बातें सामने आई हैं और साथ ही साथ मैंने अन्य राजस्व से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है, जैसे ट्रांसपोर्ट, माइंस, एक्साइज, ऊर्जा विभाग, जहाँ से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है, उनसे भी हमने समीक्षा की कि जो प्रावधान है जीएसटी के अंतर्गत, जब किसी व्यक्ति को, फर्म को जीएसटी की अनुज्ञप्ति दी जाती है तो उनका अकाउंट्स भी लिया जाता है, बैंक अकाउंट्स, और जब वो डिफॉल्टर होते हैं तो उनके बैंक अकाउंट्स को अटैच करने का भी प्रावधान है। समीक्षा में ये बात सामने आई कि किसी अंचल में 50, किसी में 97, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास तो नहीं अभी स्मरण में है, लेकिन कई अंचल में ऐसे जीएसटी के डिफॉल्टर का बैंक अकाउंट्स अटैच किया गया। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है, जब मैंने पूछा कि उनके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं तो पता चला कि शून्य है। तो ये तो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो गई। जो टैक्स मिलना चाहिए स्टेट को, वो टैक्स नहीं मिल पा रहा। तो मैंने अधिकारियों को कहा है, माइंस डिस्ट्रिक्ट माइंस ऑफिसर को और उनको भी, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को, कि आपस में कोऑर्डिनेट करिए और उनके प्रेमाइसेस में जाइए और देखिए कि जो गाड़ियां चल रही हैं पर्याप्त कागजात उनके पास उपलब्ध हैं कि नहीं। जो महत्वपूर्ण सजेशंस होंगे उनको हम बजट में शामिल भी सरकार करेगी। मैया सम्मान योजना, एक बड़ी राशि, लगभग 16,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कहाँ से पैसा आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए पैसे की कोई कमी, जब पार्टी का नाम आएगा तब तो बोलना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों का आरोप है। वास्ट कोल रॉयल्टी में अभी अब का छोड़ दीजिए, 2,900 करोड़ रुपया बाकी। कॉमन कॉज में 32,000 करोड़ रुपया उनको देना है झारखंड को। 32,000 करोड़ कॉमन कॉज में। और लैंड कंपनसेशन में, भूमि मुआवजा में 41,142 करोड़ रुपया। 42 और 60,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट है। 60,000 इंटरेस्ट, तीनों मिलाकर तब जाकर के 1,34,000। अब इसके बाद 1,36,000। इसका इंटरेस्ट हम आपको नहीं बताएं, वो तो और आगे भाग जाएगा, लगभग 1,50,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूँ दिलसाद खान। जैसे आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम लोग धनबाद के समाहरणालय में है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले भी झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वो पहुँचे हुए थे। विभागीय बैठक भी उन्होंने यहाँ पे की है और राजस्व कैसे बढ़े झारखंड सरकार का, उसको लेकर उन्होंने यहाँ पे विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। राजस्व में किस तरह वसूली हो उसको लेकर यहाँ पे बैठक की है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पत्रकारों को संबोधित भी किया और साथ ही उन्होंने पत्रकार को संबोधन के दौरान उन्होंने राजस्व वसूली किस प्रकार को, किन अंचलों में धनबाद के राजस्व वसूली सही तरीके से नहीं हो रही, वहाँ के पदाधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिया उन्होंने, उस संबंध में उन्होंने बात की। मामले को लेकर मैया सम्मान योजना में कैसे राशि देगी सरकार, जो लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि मैया सम्मान योजना में सरकार जो है राशि नहीं उपलब्ध करा पाएगी लोगों को। यहाँ पे मीडिया संबोधन के दौरान उन्होंने राजस्व वसूली के संबंध में बात की है, मैया सम्मान योजना के बात के संबंध में बात की है और साथ ही जीएसटी के मामले में उन्होंने बात की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनबाद जिला के सम्मानित प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधिगण, सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, बहुत ही अल्प समय में आप सब यहाँ इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत भी करता हूं। राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते मेरे यहाँ आने का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि राज्य के विभिन्न स्रोतों से जो राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें धनबाद एक प्रमुख केंद्र है, प्रमुख जिला है। और मुख्यालय में एक जो समीक्षा हमने की है उसमें हमने ये पाया था कि जो हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट का जो टारगेट था उससे धनबाद के 6 सर्किल काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो मैं इसी उद्देश्य से यहाँ आया था कि मैं अपने विभाग, जो कि वाणिज्य कर विभाग है, क्यों पीछे चल रहा है, कैसे 31 मार्च तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो बैठक में एक समीक्षा के माध्यम से कुछ बातें सामने आई हैं और साथ ही साथ मैंने अन्य राजस्व से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है, जैसे ट्रांसपोर्ट, माइंस, एक्साइज, ऊर्जा विभाग, जहाँ से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है, उनसे भी हमने समीक्षा की। मैं बहुत ही संक्षेप में सिर्फ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 2024-25 का जो लक्ष्य निर्धारित था, 5 अंचल हैं धनबाद जिले में। मैक्सिमम यहाँ से राजस्व की प्राप्ति हमें होती है। तो मैंने पाया आज की समीक्षा बैठक में कि कतरास अंचल का लक्ष्य था या है 31 मार्च तक, वो 87.62 करोड़ रुपया, और अभी तक लक्ष्य के विरुद्ध जो प्राप्ति हुई है वो 24.22 करोड़ रुपया। इस प्रकार 58.91% लक्ष्य से पीछे कतरास अंचल। धनबाद की स्थिति है कि यहाँ लक्ष्य से पीछे 16.28% माइनस पे चल रहा है। लक्ष्य था 385 करोड़ रुपया और अभी तक प्राप्ति हुई है 201 करोड़ रुपया। फिर चिरकुंडा में 3.58 माइनस पे चल रहा है। ये रेवेन्यू कलेक्शन में 862 करोड़ लक्ष्य था, 613 करोड़ रुपया की प्राप्ति अभी तक हो पाई है। उसी तरह धनबाद नागरी अर्बन एरिया में ये पीछे चल रहे हैं, -7.68। इनका टारगेट था 535 करोड़ रुपया और कलेक्शन हुआ है अभी तक 306 करोड़ रुपया। आने का उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि ये जो टारगेट राज्य सरकार के द्वारा यहाँ दिया गया है कमर्शियल डिपार्टमेंट को या फिर दूसरे विभाग को, वो लक्ष्य कैसे पूरा करें। इस संदर्भ में मेरा विभाग काफ़ी गंभीर है। धनबाद 2.28% लक्ष्य से पीछे। कुछ बातें जो संबंधित अंचल के वाणिज्य कर अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उसके कुछ कारण भी हैं। जैसे BCCL 32 करोड़ उनसे कम रेवेन्यू मिला है। कम रेवेन्यू मिलने का कारण ये है कि पिछले वर्ष जो उनका डिस्पैच था कोयले का वो 36 मिलियन टन था और इस बार अभी तक मात्र 28.38 मिलियन टन ही हुआ है, जिसके कारण ये रेवेन्यू अभी तक हम लोगों को कम मिला है। और उम्मीद की जा रही है कि 31 मार्च के पहले BCCL के द्वारा लगभग 13.62 करोड़ का रेवेन्यू और प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह सेल में 197 करोड़ का ये टारगेट था और ये 208 करोड़
पिछले साल से ज़्यादा 208 करोड़ मिला है। डीवीसी का था, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन 521 करोड़, वो इलेक्ट्रिक डिपॉजिट ड्यूटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दिया था, और इस बार 487.85 करोड़ रुपया दिया है, यानी कि 33 करोड़ कम दिया है। तो ये एक मैंने बहुत शॉर्ट ब्रीफ फिगर आपको दिया है ताकि हम बता सके आपको कि धनबाद इस राज्य का सबसे प्रमुख केंद्र है जहाँ से राजस्व की प्राप्ति हमें अधिक होती है। समीक्षा बैठक में हमने अपने अधिकारियों को या संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि हम राज्य सरकार के स्तर पर अगर आपको राजस्व संग्रहण में कोई कठिनाई हो रही है तो हम सहयोग करना चाहते हैं, हम एक टीम भावना के साथ काम करना चाहते हैं, राज्य की विधायिका और कार्यपालिका, और यही अधिकारी हैं जिनके माध्यम से हम अपने राजस्व संग्रहण में वृद्धि ला सकते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके बेहतर प्रदर्शन होंगे तो सरकार की ओर से आपकी प्रशंसा भी की जाएगी। एक वाणिज्य कर अधिकारी हैं कतरास अंचल के, कौन सा पोस्ट है उनका? वो डिप्टी कमिश्नर हैं कतरास अंचल का। तो समीक्षा के बैठक में मैंने पाया कि जो उनका उत्तर वो संतोषजनक नहीं था, तो मैंने मुख्यालय से आए हुए अपने अधिकारी जी को कहा है कि आप इनसे स्पष्टीकरण की मांग करिए। अगर इनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होगा तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कई प्रक्षेत्र में ये देखा गया है, एक तो जीएसटी लीकेज पर कड़ा निर्देश दिया गया है कि जहाँ जहाँ भी जीएसटी का लीकेज हो आप उसको बंद करके राजस्व की उगाही को बढ़ाइए। समीक्षा के क्रम में एक बात ये आई है कि जो प्रावधान है जीएसटी के अंतर्गत, जब किसी व्यक्ति को फर्म को जीएसटी की अनुज्ञप्ति दी जाती है तो उनका अकाउंट्स भी लिया जाता है, बैंक अकाउंट्स, और जब वो डिफॉल्टर होते हैं तो उनके बैंक अकाउंट्स को अटैच करने का भी प्रावधान है। समीक्षा में ये बात सामने आई कि किसी अंचल में 50, किसी में 97, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास तो नहीं अभी स्मरण में है, लेकिन कई अंचल में ऐसे जीएसटी के डिफॉल्टर का बैंक अकाउंट्स अटैच किया गया। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है, जब मैंने पूछा कि उनके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं तो पता चला कि शून्य। तो ये तो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो गई, बैंक अकाउंट्स उनका शून्य है और हम नंबर ये बता रहे हैं कि इतना अकाउंट्स उनका जो है सो फ्रीज कर दिया गया। तो उस कंपनी या फर्म के मालिक को क्या फर्क पड़ता है, उनके अकाउंट्स में तो पैसे है ही नहीं। मैं मुख्यालय पर मैं जाकर के देखूंगा और अपने अधिकारियों से बात करूंगा कि इसको और कैसे मजबूत बनाया जाए। जैसे ये इस बात का निर्धारण उसी समय होना चाहिए जब हम जीएसटी का लाइसेंस आपको इशू कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित हम कर लें, किया जाना चाहिए कि लाइसेंस में जो आप लाइसेंस प्राप्त करने में जो आप बैंक अकाउंट्स दे रहे हैं, तो आपका जो टर्नओवर होगा, जितना का आप बिजनेस करिएगा, उसके आलोक में एक निर्धारित राशि आपके बैंक अकाउंट्स में होना चाहिए, तभी बैंक अकाउंट्स को हम स्वीकार करेंगे, तभी आपको लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। क्लियर है? फिर जिला परिवहन अधिकारी से मैंने पूछा है कि ट्रांसपोर्ट के 2-3 पार्ट होते हैं। जब कोयले की खुदाई होती है या किसी भी माइनिंग का काम होता है तो वहाँ पे जो व्हीकल्स उपयोग होते हैं जैसे जेसीबी, तो वो उसी प्रेमिसेस में रह जाता है,
वो रोड पर नहीं आता है। उनका काम है कोयले की खुदाई करके बगल में रख देना। फिर एक दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की भूमिका ये होती है कि वहाँ जो डंप है वहाँ से ला करके गेट तक जो कोयला बाहर ले जाएगा वहाँ पहुँचाना। बाहर वाले को तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, सिस्टम चिन्हित कर लेगा कि उनका जो परिवहन से संबंधित दस्तावेज है वो सही है कि नहीं, लेकिन उनके कोल भूखंड की या परिसर के अंदर जो गाड़ियां चल रही हैं उनके पास पर्याप्त और उचित दस्तावेज है कि नहीं, लाइसेंस, टैक्स टोकन, ये सब चीज़, गाड़ियों का वो इंश्योरेंस, अगर नहीं है तो ये लॉस हमारा हो रहा है। जो टैक्स मिलना चाहिए स्टेट को वो टैक्स नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने अधिकारियों को कहा है, माइंस डिस्ट्रिक्ट माइंस ऑफिसर को और उनको भी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को, कि आपस में कोऑर्डिनेट करिए और उनके प्रेमाइसेस में जाइए और देखिए कि जो गाड़ियां चल रही पर्याप्त कागजात उनके पास उपलब्ध हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो कार्रवाई करिए। क्लियर है? तो आज बैठक में इतनी बातें, मूल उद्देश्य ये है कि 31 मार्च तक जो हमारा टारगेट है हर डिपार्टमेंट में वो उसको हम प्राप्त करें, इसलिए कि 2025-26 में का जो हम बजट, मंत्री जी कल आम बजट पेश होना है, आम बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? एक मिनट एक एक करके आप लोग का हो गया। संबंधित है। जनवरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 2 महीना शेष बचे हैं। जैसा आपने बताया कि राजस्व को लेकर बैठक कर रहे हैं, पूरे झारखंड स्तर पर बैठक कर चुके हैं आप लोग। क्या लग रहा है लक्ष्य के जो लक्ष्य निर्धारण किया गया है वो पूरा होने की उम्मीद है? देखिए, एक फाइनेंस मिनिस्टर के नाते तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हमारा प्रयास इसलिए है, हम भ्रमण भी कर रहे हैं, जिला जिला जाने की भी बात हम कर रहे हैं। उसके पीछे उद्देश्य है, एक चीज़ हम सबों को माइंडसेट हम लोगों को करना चाहिए कि एवरी 5 ईयर्स वो झारखंड का इलेक्शन ईयर होता है, 2014, 2019, 2024, और झारखंड को 2 चुनाव देखना पड़ता है, एक लोकसभा का, एक विधानसभा का। लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव होता है तो 5 महीने कम से कम निकल जाते हैं मॉडल कोड में। अब बहुत से प्रशासनिक कार्यों को या फिर जो डेवलपमेंट का वर्क है वो काम नहीं हो पाता है। तो इसके कारण आप देखेंगे कि जो हमारा एक्सपेंडिचर सेक्टर है वो भी प्रभावित होता है, और जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन सेक्टर है वो भी प्रभावित होता है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अभी वर्तमान राज्य सरकार, 2019 का आंकड़ा मैं देख रहा था, इसी दिसंबर माह में जो उनका रेवेन्यू कलेक्शन का फिगर था वो 48% था, जबकि दिसंबर माह तक जो जानकारी है, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन लगभग 54% यानी कि 2019 से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, एक्सपेंडिचर भी हुआ है। तो वित्तीय अनुशासन इस राज्य में मजबूत हो। मैं बतला रहा था कि 25-26 हम लोगों के लिए, राज्य सरकार के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अबुआ बजट यानी कि आपका बजट, हमारा बजट, और इस बजट में अबुआ बजट एप्पल वो भी हम लोगों ने, राज्य सरकार ने ये किया था, ऐप पोर्टल, लगभग 1100 के आसपास उससे सुझाव आए हैं। विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञों से भी राय ली गई है कि किस सेक्टर में हमको काम करना चाहिए, उनकी भी राय ली गई है। और दोनों, जो पब्लिक सेक्टर से जो आया है सजेशन और जो एक्सपर्ट ने दिया है, दोनों को मिलाकर के जो महत्वपूर्ण सजेशंस होंगे उनको हम बजट में शामिल भी सरकार करेगी। मैया सम्मान योजना, एक बड़ी राशि, लगभग 16,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कहाँ से पैसा आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए पैसे की कोई कमी हेमंत सोरेन जी के सरकार के पास नहीं, हमारे पास पर्याप्त पैसा है।
हाँ, लेकिन एक बात जरूर, आम लोगों पर बोझ नहीं पड़ेगा ना। कोई बोझ ही नहीं पड़ेगा। आम लोगों से के सामने कोई बोझ नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि कई राज्यों को आप देखेंगे, महाराष्ट्र को या फिर गुजरात को, जो फिजिकल राजकोषीय घाटा है, जो फिजिकल डेफिसिट है, वो जो एक निर्धारित सीमा है कि 3% से अधिक नहीं जाना चाहिए। झारखंड के बारे में बताएं, इसी से पता चलता है कि जो फिनेंशियल डिसिप्लिन है वो कितना स्ट्रांग है। हम लोग लगभग 1.5 या 2% के आसपास हैं। जो फिजिकल डेफिसिट का जो निर्धारण सीमा है उससे हम पीछे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो बिना बाजार से कर्ज लिए हुए, वो कर्ज 3% से अधिक नहीं गया है, उससे पीछे रहा है। और उसके बाद भी इस राज्य में गरीब महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए और दूसरे सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहे हैं। और हमारे पास पैसा है, हमारा अपना जो राज्य का अपना राजस्व है, स्टेट ओन टैक्स, हम उसमें भी सफलता हासिल कर रहे हैं। हमारे पास जो फंड है, भारत सरकार जो हमको देती है, भारत सरकार से मुझको लगभग एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 9-10 हज़ार करोड़ रुपया मुझको मिलता है केंद्रीय कर में राज्य की हिस्सेदारी। ये कहा जा रहा है कि दूसरे विकास वर्ष की योजनाओं की राशि को भी ट्रांसफर करके उसकी योजना को पूरा किया जा रहा है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। बेबुनियाद आरोप है। देखिए, इस बात को आप वहाँ से स्टार्ट करें, प्रारंभ करें कि 5 महीने मॉडल कोड में निकल गया। कई ऐसे विभाग थे जिन्होंने ये कहा कि अब 3-4 महीने में ये पैसा खर्च हम नहीं कर सकते हैं। जब दिसंबर में हम लोगों ने समीक्षा की तो ये पाया गया कि कई ऐसे विभाग थे जो 3 महीने में वो पैसे खर्च नहीं कर सकने की स्थिति में थे। और उन्होंने स्वतः कहा कि अगर सरकार को लगे कि किसी अन्य योजना में ये पैसे खर्च की जा सकती है, राशि खर्च की जा सकती है, तो वहाँ राज्य सरकार उसका उपयोग कर ले। वही पैसा लेकर के मैया सम्मान योजना में दिया। मंत्री जी, कल आम बजट पेश होना है, क्या सोचते हैं आम बजट को लेकर? एक ही चीज़ मैं सोचता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं हमसे कि क्या उम्मीद करते हैं वित्त मंत्री होने के नाते कि विशेष इकोनॉमिकल पैकेज दिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। मैं बहुत ही साधारण रूप से ये बात भारत सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि जो उनके जिम्मे केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं, जैसे रेलवे का एक्सटेंशन, अधिक से अधिक पलामू, ऐसे कई ज़िले हैं जहां अभी भी एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है, वो एयरपोर्ट का वहां पे निर्माण करा दें। लेकिन कोई, हाँ, धनबाद की भी बात मैंने कह दिया, उसमें टोटल वो ज़िला आ गए जहाँ की स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बरवा अड्डा, जो हवाई अड्डा है, या इस तरह से जो भी हैं वो काम करे केंद्र सरकार। जहाँ तक आर्थिक पैकेज, मेरी बात पूरी नहीं हुई, सुन लीजिए। जहाँ तक आर्थिक पैकेज की बात, हम उनसे कोई पैकेज की उम्मीद नहीं करना चाहते, न मांग करना चाहते हैं। इस राज्य का जो 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, भारत सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें वो घोषणा कर दे कि हम झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। यही हमारे लिए बहुत होगा। नहीं, अभी उनके मंत्री आए थे, हम बैठ जाएं, हम तो उनको कहते हैं, एक मिनट, हम उनको, आपने एक प्रश्न किया कि वो कहते हैं कि बकाया नहीं। मेरे पास तो पूरा ये है, वो निकालिए तो। हाँ, ये था 60,000 इंटरेस्ट। देखिए, वॉस्ट कॉल, इसको नोट करिए, जो ब्रेकअप हम दे रहे हैं। और एक वो लेटर मांगे जो चीफ सेक्रेटरी ने लिखा था और चीफ मिनिस्टर साहब ने लिखा था। जब पार्टी का नाम आएगा तब तो बोलना पड़ेगा। और इन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों का आरोप है, वास्ट कोल रॉयल्टी में अभी अब का छोड़ दीजिए, 2,900 करोड़ रुपया बाकी। कॉमन कॉज में 32,000 करोड़ रुपया उनको देना है झारखंड को। 32,000 करोड़ कॉमन कॉज।
कॉमन कॉज में। और लैंड कंपनसेशन में, भूमि मुआवजा में 41,142 करोड़ रुपया, 42, और 60,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट है, 60,000 इंटरेस्ट, तीनों मिलाकर तब जाकर के 1,34,000। अब इसके बाद 1,36,000, इसका इंटरेस्ट हम आपको नहीं बताएं, वो तो और आगे भाग जाएगा, लगभग 1,50,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। हम तो सिर्फ अपना मूल पूंजी चाहते हैं। ये लेटर है प्रधानमंत्री, वही बोल दीजिए, ये लेटर है जो हेमंत सोरेन जी ने। हाँ श्योर, ये तो पब्लिक डोमेन में हम लोग ले जाना चाहते हैं, हम देख देते हैं। ये तत्कालीन राज्य के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, डीओ लेटर नंबर 139, डेटेड वर्ष आ रहा है इसमें 2022। अब इसमें कैटेगरी इन्होंने जो दिया है तो बता देते। ड्यूज ऑफ रॉयल्टी पेएबल ऑन वास्ट कोल, दैट इज 2,900 करोड़। ड्यूज रिलेटेड टू कॉमन कॉज 32,000 करोड़, जो अभी हम बताया आपको। ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन, अगर आप कोल माइनिंग के लिए आप हमसे जमीन लीजिएगा तो उसका कंपनसेशन दीजिएगा ना। हमको तो मन कर रहा है कि थोड़ा हार्श हम बोले, ये जो जितना बैठा है CCL और BCCL और NTPC के हरियाणा की ज़मीन पर नहीं ना है बाबू, ये तो झारखंड की ज़मीन पर है, तो आपको कंपनसेशन तो देना ही है। टोटल है 1,36,042 करोड़। उसके बाद नहीं जानते, हम अपनी बात जानते हैं, राज्य की बात जानते हैं। उसके बाद 23/9/2024 को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और कहा है कि 1,36,000 करोड़ रुपया जो झारखंड का बनता है वो दे दीजिए। देखिए एक चीज जान लीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक नैतिकता से चलती है, राजनीतिक सुचिता से चलती है। हमारे संविधान के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्यों के बीच का संबंध बताया गया है। आपने जो प्रश्न किया कि हवा में बोल रहे हैं, ये लेटर तो 2 साल 3 साल पहले का लिखा हुआ है। भारत सरकार अगर कहती है कि पैसा बकाया नहीं है तो हमारे राज्य के मुख्य सचिव से बैठ करके उनके अधिकारी बात कर लें 1 to 1 और कहें कि पैसा बाकी नहीं। इस पत्र का तो कोई जवाब आया नहीं, तो उसको कैसे बोलते हैं संस्कृत में? मौन स्वीकार का लक्षण है। इसीलिए मैंने कहा कि 1,36,000 मिल जाएगा तो हमको विशेष आर्थिक पैकेज वो मत दे। इसी से हम लोग आगे झारखंड का विकास कर लेंगे। देखिए ये तीनों बिंदु मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारा लक्ष्य है और एक अंदर की भावना है झारखंड आगे बढ़े। तो जब यहाँ फ्लाईओवर बनेगा तो झारखंड आगे बढ़ेगा। तो 2 विषय पर जो आपने ध्यान आकृष्ट कराया है, हम जाकर के देखते हैं कि वो फाइल कहाँ पर है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से मैं दिलशाद खान।